जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा ग्राम पूंजी पथरा बीडियो बाड़ी की निवासी हूँ, तमनार तहसील। मैं एक कृषक परिवार से हूँ और हमारा देश भी एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में हम कृषकों को अपनी फसल की सही दाम नहीं मिलते। यहाँ तक कि हमें अपनी फसल का दाम तय करने का भी अधिकार नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हम कृषकों को अपनी फसल का अधिकार क्यों नहीं है, जबकि यही उद्योगपति अपने उद्योग में जो भी उत्पादन करते हैं उसकी कीमत वो खुद तय करते हैं। जैसे आज अभी मेरे हाथ में ये एक चिप्स का पैकेट है, आलू की चिप्स है। इसके रेट 5 रुपए है। अगर मैं दुकान में जाऊं इसे लेने के लिए और मैं कहूं कि मुझे 3 रुपए में दे दो, तो दुकान वाला कहेगा 5 रुपए में लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये सड़ जाएगा या इसे चूहे खा जाएंगे तो भी दुकान वाला मुझे ये 5 रुपए से कम में देने वाला नहीं है। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला आलू अगर मैं बाजार में बेचने जाऊं तो मुझसे खरीदने वाला पूछता है कि 5 रुपए में दोगे, 10 रुपए में दोगे। मैं अपनी फसल की कीमत खुद नहीं लगा सकती। एक बाजार में सामान खरीदने वाला चाहे थोक ले चाहे चिल्लर ले, वो इसकी कीमत तय करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे देश में सरकार ने धनाढ्य लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है कि इसके लिए एमआरपी रेट फिक्स होगा। धनाढ्य लोगों के उत्पादन के लिए एमआरपी फिक्स होगा, लेकिन हमारी फसल के लिए कोई एमआरपी फिक्स नहीं होगी। आज तक हम एमएसपी का विरोध करते आ रहे थे। हम सभी किसान एमएसपी का विरोध करते आ रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि एमएसपी के द्वारा हमें लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और सही बात है, जब हम अपनी फसल लेकर सरकारी दुकान पर जाते हैं और वहां हमसे कहा जाता है पहले दिन कि आज बोरे में भरने वाला नहीं है, कल लाना। मजबूरी में आकर के कभी कभी हम खुद ही बोरा भरते हैं। फिर हम दूसरे दिन अगर नहीं भी बोरा नहीं आना बोलकर हमें भेज दिया गया, हम दूसरे दिन जाते हैं तो वहां हमसे कहा जाता है कि आज तौलने वाला नहीं है, कल आना। फिर तीसरे दिन हम जाएं तो फिर हमसे कहा जाता है कि आज गाड़ी नहीं आई है, आज भी सामान नहीं जाएगा, कल आना। आखिर में हम थक जाते हैं और हम जाकर के बाजार में किसी धन्ना सेठ को अपना सामान बेच देते हैं, अपनी फसल। और फिर मान लो कि एमएसपी है धान 1 किलो की 30 रुपए, और 30 रुपए एमएसपी होने के बाद में वो धन्ना सेठ हमसे उसको लेगा 20 रुपए में। वो तो 30 रुपए में लेगा नहीं हमसे। और जब हम उसे 30 रुपए में देंगे तो यही सरकारी दुकान वाले जाकर के उस धन्ना सेठ के पास से उसको 31 रुपए में उठा लेंगे। और भ्रष्टाचार यहां उन्होंने पर किलो 9 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। ये छल है हमारे साथ में, एक सोच समझ कर की हुई साजिश होती है हमारे साथ में, और हर किसान इससे गुजरता है। इसलिए हम एमएसपी का विरोध करते आ रहे थे। हम हमेशा से ये चाह रहे थे कि हमारी फसल की कीमत हम खुद तय करें। यह अधिकार सरकार हमें दे। और आज सरकार ने जो ये हमारे लिए नया कृषि बिल लाया है, इस बिल में सरकार यही बात हमसे कह रही है कि आप अपनी फसल की कीमत अब खुद तय कर सकते हो। आप जहां चाहे वहां किसी को भी बेच सकते हो। बहुत अच्छा लगता है सुनने से।
हमारे कई किसान इस बात को लेकर खुश भी हैं। हमारी रायगढ़ सांसद ने तो इसकर मीडिया लेकर के बड़ा कार्यक्रम करके लोगों को समझाया है, बताया है कि अब आप आजाद हो गए हैं किसान। आप कहीं भी इसे ले जाकर बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, खुद इसके दाम तय कर सकते हैं। हमारी सरकार ने आपको आजाद कर दिया, किसानों को आजाद कर दिया है। अब इस बिल में जो पहली कलम लिखी गई है वो ये है कि आवश्यक वस्तु भंडारण। आवश्यक वस्तु भंडारण जो है ये जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है। आज तक ऐसा होता था कि कुछ खाद्य पदार्थों को, जो खाने की वस्तुएं हुआ करती थी, उनके भंडारण पर पाबंदी थी, हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे भंडारण करने की पूरी खुली छूट दे दी है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, आपातकाल को और युद्ध की स्थिति को छोड़कर। अब किसान जब अपनी फसल लगाता है तो वो इस मकसद से लगाता है कि जब फसल होगी तो इस फसल से जो कीमत आएगी उससे वो परिवार की बहुत सारी चीजों की पूर्ति करेगा। कहीं बीमारी के लिए कोई खर्च करना है, कहीं बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों की फीस देनी है, कहीं शादी करनी है, सगाई करनी है, इन सब चीजों के लिए किसान अपना फसल के ऊपर वो आस लगा कर रखता है कि फसल जैसी होगी वो बेचकर इन सारी चीजों की पूर्ति कर लेगा। लेकिन अब जो सरकार ने ये कानून लाया है, सरकार कह रही है कि आप इसे भंडार करके रख सकते हैं, जितना चाहे रख सकते हैं, जब आप इसको जहां चाहो वहां जाकर आप बेच सकते हो। किसान ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसकी छत टपकती है, उसका घर छोटा है, फसल को भंडार करके रखने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है और सरकार ने एमएसपी तय किया नहीं है। सरकार ने एमएसपी सरकार पहले से भी कहती आ रही है कि एमएसपी सरकार के लिए बोझ है, तो सरकार ने एमएसपी खत्म कर दिया। हमारे इस जमाखोरी से ये होगा कि किसान अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचेगा और धन्ना सेठ लोग उसकी फसल उससे औने पौने दाम में ले लेंगे और लेने के बाद में जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी, वो चीज नहीं मिलेगी, तब वो अपने गोदामों से किसान की फसल निकालेंगे और 4 गुने दाम में उसे बेचेंगे और किसान खुद उसे जाएगा लेकर खरीदने के लिए, क्योंकि भंडार करके रखने के लिए, साल भर खाने के लिए भंडार करे रखे और कुछ अपने लिए वो इस्तेमाल कर सके, ऐसे तो उसके घर में जगह नहीं है। दूसरा जो सरकार ने लाया है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे ये आलू के चिप्स के लिए की कंपनी एक 4-5 गांवों को इकट्ठा कर लेंगी और 4-5 गांवों से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगी कि जब आपकी आलू की फसल निकलेगी तो हम इस दाम पर आपसे लेंगे। किसान वहां बंध गया। अब जब आलू की फसल होगी तो बाजार में हो सकता है कि आलू की कीमत कॉन्ट्रैक्ट जिस पर साइन किया है उसकी कीमत से ज्यादा हो। मान लो किसान ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, आलू 5 रुपए किलो बेचेगा और बाजार में फसल आने के बाद में आलू की कीमत होगी 10 रुपए। तो इसी के लिए किसान आज एमएसपी चाहते हैं कि एमएसपी जो होगी कॉन्ट्रैक्ट हम उस पर साइन करें, क्योंकि अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ हम बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो फिर पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोग हमारा शोषण करेंगे, हम उनसे बन जाए। हमारी फसल की सही कीमत, फसल कितनी होगी हम नहीं जानते। आज तक जो भी निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो अपना उत्पादन करती हैं, वो बनाने से पहले फिक्स करती है कि इसमें रॉ मटेरियल्स इतना लगेगा
और रॉ मटेरियल्स के आधार पर हमारे उत्पादन की कीमत इतनी होगी, वो पहले से उसकी फिक्स करते हैं। लेकिन किसान के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सरकार ने किसान को यह अधिकार क्यों नहीं दिया कि वो फसल देखकर तय करे कि उसकी फसल किस तरीके से हो रही है, उस आधार पर वो अपनी फसल की कीमत तय कर सके। भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषक अपनी फसल का मालिक नहीं है। तीसरा चीज है इसमें कृषि उत्पादन एवं वाणिज्य कानून। ये तो पहले से ही था, ये पहले से ही था, इसमें कोई बदलाव उन्होंने किया, केंद्र सरकार ने किया नहीं है। लेकिन ये जो तीन चीजें आई हैं, सरकार आज किसान इससे मार खा रहा है। उसे लग रहा है कि हमें सरकार ठग रही है, हम ठगा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा, हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए किसान इस बिल के विरोध में आज दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी किसान को अपने आंदोलन में सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंगती। हम आंदोलन करते होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी वो निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर, वो निकल जाते हैं कहीं आरती पर, और हमारे देश के लोग दिल्ली में उनका नाम लेकर आंदोलन करते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को सुन लेंगे। आज किसान भी यही कर रहे हैं। किसान दिल्ली में जाकर उनसे बात करना चाह रहे हैं, और सरकार या केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम हमेशा से ठगाते आए हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि किसान जो है वो गांव में रहते हैं, किसान जो है वो पंचायतों में रहते हैं, और हमेशा से हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। इसका मतलब है कि इस तरीके के बिल पर ग्राम सभा की मंजूरी होनी चाहिए। किसानों से बिना पूछे इस बिल को पास कर दिया गया। जो लोग किसान हैं नहीं, जिन्होंने खेती की नहीं है, ऐसे लोग इस तरीके के बिल बनाते हैं, जिन्हें खेती का अंदाजा नहीं है। तो ग्राम सभा में हमसे, गांव के लोगों से इस बात पर क्यों नहीं पूछा गया, इसमें मत क्यों नहीं लिया गया हमारा? किसानों से बिना पूछे इस तरीके का बिल पास किया गया है। और सबसे बड़ी ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी ग्राम सभा की बातों को नहीं काट सकती है। अगर ये भारत के संविधान में है तो आज हम दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज हम अपनी ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पास करके कि हम इस बिल को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, ये बिल हमारे हित में नहीं है, हम इसे नहीं मान सकते। इस तरीके से हम ग्राम सभा बैठा करके अपनी बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? या फिर हमने जिन सांसदों को चुनकर भेजा है दिल्ली में हमारे हित में कानून बनाने के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमने जिन सांसदों को चुनकर मत देकर भेजा है, उन सांसदों ने ऐसे काले कानून पर हस्ताक्षर कर कर इस कानून को हम पर थोपा है। उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है, या उन्हें इसे समझने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। हम अगर समझदार हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये बिल गलत है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हम गुलाम बनकर रह जाएंगे बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों के। तो हमें उन सांसदों से मिलना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते कि उन्होंने हमारे हित में कदम उठाने के बजाय उन्होंने हमारे शोषण के बिल पर क्यों हस्तक्षेप किए, क्यों इस पर ऐसी सहमति दी है, और अगर उन्होंने वास्तव में हमारी
बिना सोचे समझे इसमें किया है और वो इस बिल पर वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि सरकार, आज तक भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, हमने देखा, हमारे सामने लोकपाल बिल आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जेएनयू में आंदोलन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। काले धन के लिए आंदोलन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज किसान आंदोलन है, देख रहे हैं इस पर भी सरकार का रवैया कैसा है। क्योंकि सरकार जानती है कि हम दिल्ली में जाकर हल्ला मचा सकते हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनके पास जो बहुमत है वो हम उनसे नहीं ले रहे हैं। तो हमें आज कदम उठाना चाहिए कि हम अपना मत उनसे वापस लें, अपने सांसदों से पूछें, और वो हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे काले कानून को वापस लेने के लिए अगर वो तैयार नहीं है, तो हमें अपने सांसदों का बहिष्कार करना चाहिए। जब ये सरकार गिरेगी तब इसे समझ में आएगा कि किसानों के खिलाफ में, देश के अन्नदाता के खिलाफ में ऐसे काले कानून को लाने का अंजाम क्या है। किसानों की जमीनें छीनना, किसानों की जमीनें लेकर उद्योगपतियों को दे देना और उस जमीन को उद्योगपतियों के लिए रियल एस्टेट बना देना, और अब किसान जब उस जमीन पर चलने के लिए जाए तो उससे वीजा मांगा जाए। ये आप कानून बनाते हैं कि किसान अपनी उस खोई हुई जमीन पर चल भी नहीं सकता है, उसे पहचान भी नहीं सकता है, वो ये भी नहीं कह सकता है कि ये जमीन एक समय में मेरी थी, मैं एक बार जाकर खड़ा तो हो लूं। आपने उसे उद्योगपतियों को रियल एस्टेट के नाम से दे दिया। बची खुची जमीन पर किसान अपनी फसल लगा रहा है तो आप उस फसल पर भी धनाढ्य लोगों को अधिकार दे रहे हैं, किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो औने पौने दाम में अपनी फसल उनको दे दे, और बाद में वही धन्ना सेठ उसे बाजार में ऊंची कीमतों में बेच करके भारत की पूरी जनता को शोषण करे। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार क्यों भारत की जनता के खिलाफ में कदम उठा रही है और चंद लोगों के, धनाढ्य लोगों के लिए क्यों सरकार काम कर रही है? उन्हें ही क्यों मजबूत करना चाहती है? ये धनाढ्य लोगों की सरकार है। मैं बार बार कहती हूं कि ये हम गांव के लोगों की सरकार नहीं है, ये हमारे ग्रामीण लोगों की सरकार नहीं, ये खेतों किसानों की सरकार नहीं है। आज तक देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सारे के सारे गांव की समस्या को लेकर के, सारे मुद्दे उनके गांव से जुड़े हुए होते हैं। विद्यालय देखिए, गांव में नहीं मिलेंगे, आप विद्यालयों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसान गांव में हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, शहर की महिलाएं पढ़ लिख कर सर्विस करती, गांव की महिलाएं ही ज्यादा करके अधिकार विहीन हैं। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, सड़क बिजली पानी की बात जो आप करते हैं वो गांव गांव में देने की बात करते हैं, और सारे मुद्दे गांव के लेने के बाद में आप विकास धनाढ्य लोगों का करते हैं, शहरी लोगों का करते हैं। हम ग्रामीण लोगों को हमेशा से लूटा जाता है, जबकि धनाढ्य लोगों के पास जो भी धन संपत्ति है आज तक वो हम ग्रामीण लोगों से लूटी हुई संपत्ति है, ग्रामीणों का शोषण करके लिया हुआ है। इसके बावजूद हम अपनी फसल, कम से कम फसल का तो अधिकार दीजिए हमें, फसल तक का अधिकार नहीं। हमें आज तक गुमराह किया जाता है। गांव के मुद्दों पर अगर आप सरकार बनाते हैं तो आप सरकार बनने का अधिकार हम गांव के लोगों पर क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर हमें अधिकार ही देना होता तो वो हमारे अधिकार छीनते नहीं। अधिकार छीनने वाले कभी अधिकार देने की बात नहीं करेंगे। ये बात हम ग्रामीणों को समझनी पड़ेगी, ग्राम पंचायतों को समझना पड़ेगा, और जितने भी काले कानून पास होते हैं ऐसे काले कानूनों को हमें अपनी ग्राम सभाओं में रद्द करना होगा। रद्द करके इसे हमें केंद्र सरकार तक भेजना होगा कि हमारी ग्राम सभा आपके इस काले कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में हमारा अधिकार है कि हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इसके बाद भी यदि हमारे सांसद ऐसे काले कानूनों से पीछे अपने वापस नहीं लेते हैं ऐसे बिलों को, तो हमें उनका बहिष्कार करना होगा,
तभी हमारी आजादी मिलेगी, हमें तभी हमें अपनी पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। हम आज तक अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते आ रहे हैं। हमें कहा जाता है सबसे बड़ी ग्राम सभा, हमें कहा जाता है सरपंच सर्वोपरि है, सरपंच राजा है अपनी पंचायत का। फिर सरपंच को आदेश सरकारी अधिकारी क्यों करते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी क्यों हमारे सरपंचों को आदेश देते हैं? गलत आदेश। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए आप आदेश देते हैं। ग्राम पंचायतों में आप अभी भी है, यहां बहुत सारी बातें हैं ऐसी, मेरे पास रिकॉर्डेड है, दस्तावेज है मेरे पास, जिसमें गांव के लोगों को सरकारी अधिकारियों के द्वारा दबाव डालकर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हम सभी ग्राम पंचायत के लोगों को, गांव के लोगों को उठना होगा, जागना होगा। हमारे लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, हमें खुद उठना होगा। हमें खुद अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो किसान बिल है, इसका विरोध तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि अगर ग्राम सभा ही सर्वोपरि है और किसान गांव में रहते हैं, तो ऐसे काले कानून को बनाने का अधिकार क्या देश की संसद को है? इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। जबकि हमारी ग्राम सभा, पंचायत हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर किसानों के लिए बने इस काले कानून को बनाने का अधिकार किसानों के पास क्यों नहीं है? यह अधिकार देश की संसद को किसानों के से बिना परामर्श किए है क्या? इस बात पर हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और यह अधिकार हमें अपने लिए सुरक्षित करना पड़ेगा। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। जय भारत।